स्वागत है आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर्स के वीडियोस में। इस वीडियो में सिंगल फेज इन्वर्टर के बारे में पढ़ाया जाएगा। सिंगल फेज इन्वर्टर में इनपुट जो होता है वो होता है कांस्टेंट डीसी सप्लाई, या फिर डीसी सप्लाई कांस्टेंट की जगह थोड़ा अल्टरनेटिंग भी हो सकता है। अल्टरनेटिंग मतलब जीरो से नीचे नहीं जाएगा, जीरो से ऊपर ही रहेगा, पर यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज भी कहते हैं इसको। तो हमारा इनपुट डीसी सप्लाई भी हो सकता है या फिर यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज भी हो सकता है। आउटपुट में हमको चाहिए है एसी सप्लाई। तो एसी सप्लाई जो प्योर साइनसॉइडल है वो V02 है। तो V02 ये प्योर साइनसॉइडल वोल्टेज हो, वेव फॉर्म हो गया। पर इस वोल्टेज वेव फॉर्म को पाने के लिए बहुत सारे मॉड्यूलेशन टेक्निक्स, डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिससे हम यूज करके आउटपुट वोल्टेज को साइनसॉइडल मिल सकता है। पर हम लोग पहले स्टडी करेंगे कि आउटपुट हमें आसानी से किस तरह मिल सके। जो आसानी से मिल सके वो है स्क्वायर वेव आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म। तो ये स्क्वायर वेव आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म ये हाफ ब्रिज भी हो सकता है और या फुल ब्रिज भी हो सकता है। अगर हम हाफ ब्रिज यूज करते हैं तो ये ऑसिलेट करता है Vd/2 और माइनस Vd/2 के बीच में, और अगर हम फुल ब्रिज यूज करेंगे तो ये Vd और माइनस Vd में ऑसिलेट करेगा। ये जो स्क्वायर वेव आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म है ये बहुत ही आसानी से मिल सकता है। टेक्निक बहुत ही इजी है, हम छोटा सा माइक्रो कंट्रोलर यूज करके भी इसको आउटपुट वोल्टेज इस तरह मिल सकता है। पर इस आउटपुट वोल्टेज के बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। जैसे ये जो वेव फॉर्म हो गया स्क्वायर वेव, ये हाफ वेव सिमेट्री है, यानी कि इसमें सिर्फ और हार्मोनिक्स रहेंगे और इसमें हमें फंडामेंटल भी मिलेगा। फंडामेंटल के साथ साथ, फंडामेंटल मतलब ये 50 हर्ट्ज का जो आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म है या कोई फंडामेंटल वोल्टेज मिलेगा, और इसके साथ साथ हमको थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सेवेंथ हार्मोनिक, नाइन्थ हार्मोनिक, इस तरह डिफरेंट हार्मोनिक्स भी मिलेंगे। ये हार्मोनिक्स हमारे सिस्टम जो भी हम यूज करते हैं डिवाइस, अगर स्पेशली हम मोटर यूज करते हैं तो उसके लिए ये हार्मोनिक्स बहुत ही खराब है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि स्क्वायर वेव आउटपुट किस तरह मिलता है, हाफ ब्रिज इन्वर्टर कैसे बनाया जा सकता है, और फिर हम मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज करके किस तरह हम साइनसॉइडल आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। तो हाफ ब्रिज इन्वर्टर के लिए आप Vd को लेकर सीरीज में दो कैपेसिटर लगा देने से ये हम Vd/2 दो में डिवाइड कर सकते हैं, यानी ऊपर वाला पोटेंशियल Vd, नीचे जीरो। अगर हम बीच वाले मिड पॉइंट को ग्राउंड कर दें तो ऊपर वाला पोटेंशियल Vd/2 हो जाएगा और नीचे वाला पोटेंशियल माइनस Vd/2। डिफरेंस वही रहेगा, जीरो से माइनस Vd/2 यानी पोटेंशियल Vd/2, और ऊपर Vd/2 से जीरो Vd/2। तो इस तरह हम Vd को, द इनपुट वोल्टेज को दो इक्वल भाग में डिवाइड कर सकते हैं, या फिर हम सिर्फ Vd को डायरेक्टली हम स्विचिंग कनेक्शन में दे सकते हैं और आउटपुट में सिर्फ Vd मिलेगा। सो ये इस तरह यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा हाफ ब्रिज और राइट हैंड साइड में हो जाएगा हमारा फुल ब्रिज। तो हम दोनों सर्किट को पहले ड्रॉ करते हैं। अभी यहाँ पर देखें कि हमने यहाँ पर जो हाफ ब्रिज इन्वर्टर है यहाँ पर हमने दो स्विच लगाया, और यहाँ पर जो फुल ब्रिज इन्वर्टर है यहाँ पर हमने 4 स्विचेस लगाए। तो ये जो स्विच हमने यूज किया वो है IGBT। ये IGBT का सिंबल है। IGBT जो स्विच होता है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि ये IGBT, इसके जो टर्मिनल्स हो गए वो है गेट, कलेक्टर और एमीटर। इसका जो लिमिटेशन ये है कि अगर हम कलेक्टर में प्लस देंगे यानी पॉजिटिव वोल्टेज देंगे और एमीटर में नेगेटिव वोल्टेज देंगे, और हम गेट से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, यानी प्लस दिए माइनस दिए, और गेट से हम इसको जब चाहे रोक सकते हैं, जब चाहे इसको अलाउ कर सकते हैं। यानी जो कलेक्टर करंट है वो तभी फ्लो करेगा जब हम गेट में पल्स देंगे, और कलेक्टर करंट बंद हो जाएगा जब हम गेट से पल्स निकाल देंगे। तो ये IGBT की कैरेक्टरिस्टिक्स है। पर अगर इस IGBT में हमने सप्लाई वोल्टेज एमीटर में दिया और गेट में जो कलेक्टर है यहाँ पर नेगेटिव दिया, तो ये IGBT इसको ब्लॉक नहीं कर पाएगा, यानी ये वाला जो स्टेट है ये स्टेट पॉसिबल ही नहीं है। जो एक ही पॉसिबल स्टेट है वो है कि कलेक्टर में आप पॉजिटिव वोल्टेज दो और एमीटर में नेगेटिव, तब ये इसको ब्लॉक कर सकता है और गेट से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, यानी ये यूनिपोलर
स्विचिंग की तरह काम करता है, और करंट का जो डायरेक्शन है वो कलेक्टर से एमीटर के तरफ ही जाएगा। तो अगर हम इसको यूनिडायरेक्शनल मतलब कलेक्टर से करंट जाएगा एमीटर की तरफ, अगर हम इसको यूनिडायरेक्शनल से बाई डायरेक्शनल करना चाहते हैं तो हमको एक डायोड एंटी पैरेलल लगाना पड़ेगा। तो ये यूनिपोलर और यूनिडायरेक्शनल है, जिसको हम यूनिपोलर और बाई डायरेक्शनल बनाएंगे। अब ये यूनिपोलर यानी ये वोल्टेज को कलेक्टर से एमीटर से अटका सकता है और बाई डायरेक्शनल बन गया, ताकि करंट कलेक्टर से एमीटर की तरफ आएगा थ्रू द स्विच, और अगर जरूरत पड़े ये डायोड के थ्रू करंट एमीटर से कलेक्टर की तरफ भी जा सकता है। इसीलिए ये जो स्विच है इसको हमने हाफ ब्रिज और फुल ब्रिज दोनों में दिखाया है। यहाँ पर हाफ ब्रिज में हम अभी लोड लगाएंगे और फुल ब्रिज में भी लोड लगाएंगे, और दोनों में आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आउटपुट में एसी है, तो एसी वोल्टेज जो भी हम एसी लोड लेते हैं यूजुअली रेजिस्टिव नहीं होता, वहां रेजिस्टर और इंडक्टर के कॉम्बिनेशन में होता है, यानी इंडक्टिव लोड्स होते हैं। तो यहाँ पर इंडक्टिव लोड और यहाँ पर भी इंडक्टिव लोड हमने बनाया, और जो ए टर्मिनल है वो है हमारा जो ये जो लेग है स्विचिंग का, जो दो स्विच लगाए हम लोग उसके बीच वाले पॉइंट में ए, और यहाँ पर हमने क्योंकि दो लेग है यानी दो स्विच इस तरफ और दो स्विच इस तरफ, तो इसकी जो मिड पॉइंट है ए और इसका जो मिड पॉइंट है बी, तो इन दोनों के बीच में लोड लगाए और करंट को ए से बी की तरफ, यहां पर भी करंट ए से ओ की तरफ हाफ ब्रिज में, और जो हमारा वोल्टेज है उसका पोलैरिटी ए को पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू 0, सो VAO, और यहां पर A इज AB VAB, सो A इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू B। तो इस तरह हम वोल्टेज मेजर करेंगे AB के अक्रॉस में, और यहां पर हम वोल्टेज मेजर करेंगे हाफ ब्रिज में A और O के बीच में। हमने यहाँ पर स्विच के जो नाम दे दिए हैं, A जो मिड पॉइंट है उसके ऊपर वाले स्विच को A प्लस और इसके नीचे वाले स्विच को A माइनस, और जो फ्री व्हीलिंग डायोड है उसको D1 एंड D2। उस तरह यहाँ पर भी वैसे TA प्लस TA माइनस और D1 D4। लॉजिक ये यूज किया गया है कि यहाँ पर D1 होगा तो उसके जो एक टाइम में जो सीरीज में जो सर्किट होगा वहां पर जो डायोड है उसको हम D2 बोलते हैं, और जो D3 है वो ऊपर की तरफ B के जो ऊपर वाले स्विच है उसके एंटी पैरेलल में, और D4 जो A के नीचे वाले स्विच है उसके एंटी पैरेलल में। तो इस तरह जो लॉजिकली जो स्विचिंग के नेम होते हैं वो होते हैं D1 D2 D3 D4। तो यहाँ पे जैसे दो स्विच है और उसके बाद दो डायोड यूज किया गया है D1 D2, इसको हम T1 T2 भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पर जैसे T1 T2 T3 T4 इस तरह भी नाम दे सकते हैं। फॉर द सिंप्लिसिटी पहले जो A है इसको हम पोल बोलते हैं, पोल पोटेंशियल। तो ये जो लेग है इसमें जो पोल पोटेंशियल है A, तो इसको हम विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड यानी विथ रेस्पेक्ट टू 0 मेजर करेंगे, और यहाँ पर जो पोल पोटेंशियल है A इसको हम और एक पोल पोटेंशियल है B, इन दोनों के बीच में मेजर करेंगे वोल्टेज डिफरेंस कितना है। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने फिगर में सिर्फ आउटपुट वोल्टेज ही ड्रॉ किया है VA0। तो VA0 ये प्लस VD/2 और माइनस VD/2 में ऑसिलेट कर रहा है, और ये डिपेंड करता है कि हमने स्विच को कितने फ्रीक्वेंसी में स्विचिंग फ्रीक्वेंसी कितनी सेट की है। अगर हम स्विचिंग फ्रीक्वेंसी को 50 हर्ट्ज में सेट करते हैं यानी 20 मिली सेकेंड्स, टाइम पीरियड कम हो गया 20 मिली सेकेंड्स, तो हमारा 10 मिली सेकेंड तक ये VD/2 रहेगा और 10 मिली सेकेंड माइनस VD/2 रहेगा। उसी तरह अगर हम सिंगल फेज फुल ब्रिज यूज करें तो ये 10 मिली सेकेंड तक VD रहेगा और 10 मिली सेकेंड तक माइनस VD रहेगा, और इस तरह ये आउटपुट वोल्टेज में ऑसिलेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जैसे कि हमने अज्यूम किया था कि ये लोड इंडक्टिव लोड है और इंडक्टेंस हमने कुछ ज्यादा वैल्यू यूज किया, अगर सपोज हमने कंसिडर किया कि ये बहुत ज्यादा इंडक्टिव लोड है, तो हमारा जो करंट वेव फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह होगा, और ये इन लाइन नहीं होगा, मतलब जो रेड लाइन है जो आपका जो आउटपुट वोल्टेज है उसके साथ ही स्टार्ट होगा। ये स्टडी स्टेट में दिखाया गया, यानी जब अगर हम स्टार्टिंग से करंट देखें तो ये 0 से स्टार्ट होता है, और हम अगर स्टडी स्टेट की बात करें यानी कुछ देर के बाद करंट वेव फॉर्म किस पैटर्न में रहेगा, तो ये स्टडी स्टेट का जो करंट वेव फॉर्म है वो दिखाया गया है।
और यहाँ पर ये कुछ नेगेटिव वैल्यू से जा रहा है एंड ये एक पॉजिटिव वैल्यू में आ रहा है, यानी कुछ लैग भी कर रहा है। और इसके बाद जब नेगेटिव वोल्टेज दिया जाता है यानी -Vd/2, ये पॉजिटिव वैल्यू से फिर नेगेटिव वैल्यू की तरफ आ रहा है, इस तरह ये ऑसिलेट कर रहा है। और सिंगल फेज में भी इसी तरह से चेंज हो रहा है, जैसे कि तो सिंगल फेज अगर हम फुल ब्रिज यूज करते हैं तो ये भी नेगेटिव वैल्यू से पॉजिटिव वैल्यू की तरफ जा रहा है, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव, और इस तरह ये ऑसिलेट कर रहा है। तो ये हमने इस तरह जो आउटपुट वोल्टेज मिला, ये वोल्टेज इसलिए मिला क्योंकि हमने इंडक्टिव लोड यूज किया हुआ है यहाँ पर। अगर हम सिर्फ रेजिस्टिव लोड लेते तो जो करंट वेव फॉर्म होता वो वोल्टेज वेव फॉर्म के इक्वली होता। तो वोल्टेज वेव फॉर्म ये कैसे मिला, थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो वोल्टेज वेव फॉर्म है जब हम स्विच TA+ ऑन करते हैं, जब ऊपर वाला जो स्विच है इसको ऑन करते हैं तो हमारा जो पोटेंशियल है रेजिस्टर के अक्रॉस में वो Vd/2 बन जाता है। जैसे अगर हम ऊपर वाला स्विच ऑन करें तो A ऊपर टच कर जाएगा और जिसका पोटेंशियल यहाँ पर Vd/2 है विथ रिस्पेक्ट टू O, तो हमारा जो VAO है वो Vd/2 हो जाएगा। इसी तरह अगर ऊपर वाला स्विच ऑफ है, TA+ ऑफ है और TA- ऑन है, तो A का जो पोटेंशियल है विथ रिस्पेक्ट टू O ये बन जाएगा -Vd/2। तो इस तरह ये हम TA+ और TA- को ऑन ऑफ करके इसको Vd/2 और -Vd/2 कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हम TA+ और TA- दोनों को एक साथ ऑन करते हैं, ये हमें एक डेड शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। इसीलिए जब प्रैक्टिकल में जब इन्वर्टर बनाया जाता है, हमेशा इन दोनों को एक टाइम में स्विच ऑफ रहेगा। जैसे कि जब TA+ ऑन है तो हमें Vd/2 मिला, फिर कुछ देर के लिए TA+ और TA- दोनों के दोनों ऑफ रहेंगे। ये कुछ देर सिर्फ 5 माइक्रोसेकंड्स या फिर 10 माइक्रोसेकंड के लिए ही है, और उसके बाद TA- ऑन हो जाएगा और TA+ ऑफ ही रहेगा। तो जब TA+ ऑन है तो Vd/2, जब TA- ऑन है तो -Vd/2। इस तरह हम एक दूसरे को टॉगल करते रहेंगे और इसका जो पोटेंशियल है A का, ये या तो Vd/2 हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू O या फिर -Vd/2 विथ रिस्पेक्ट टू O। सिंगल फेज इन्वर्टर में TA+ जब ऑन होगा, TB- को हम अगर उसी तरह उसी टाइम पे ऑन करेंगे, एक ये मतलब TA+ और TB- को एक टाइम में ऑन करेंगे तो AB का जो पोटेंशियल होगा वो Vd हो जाएगा। और अगर हम TB+ और TA- इन दोनों को एक साथ ऑन करेंगे तो हमारा जो A और B का पोटेंशियल हो जाएगा वो है -Vd। कैसे? जब TB+ ऑन करेंगे तो B हमारा ऊपर में टच होगा और A हमारा TA- ऑन है तो A हमारा नीचे टच हो गया। नीचे टच मतलब नेगेटिव 0 पोटेंशियल में आ गया और ये ऊपर टच मतलब पॉजिटिव Vd पोटेंशियल में आ गया। तो A और B का जो पोटेंशियल है वो -Vd हो जाएगा। उसी तरह अगर हमारा TA+ ऑन है तो A का जो पोटेंशियल है वो Vd हो जाएगा और B का जो पोटेंशियल TB- ऑन होने से B का पोटेंशियल 0 हो जाएगा और VAB का पोटेंशियल Vd हो जाएगा। तो इस तरह हमें आउटपुट वोल्टेज मिला और करंट मिला। अब हम यहाँ देखेंगे कि करंट नेगेटिव है, इस रीजन में करंट नेगेटिव है और वोल्टेज प्लस है, तो कौन सा वाला स्विच ऑन है? ऑब्वियसली अगर हम इस रीजन में बात कर रहे हैं तो TA+ ऑन है, तो हम इसको दिखाते हैं TA+। जैसा कि हमने देखा TA+ जब ऑन है तो करंट हमारा ऊपर से इस तरफ से आके राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है। तो ये जो करंट है हमारा जो पॉजिटिव करंट है, तो ये हम स्टडी स्टेट में देख रहे हैं, यानी इससे पहले कौन सा ऑन हुआ होगा? TA-। अगर TA- ऑन है तो जो हमारा करंट है वो O से A की तरफ, मतलब सर्किट इस तरह से करंट फ्लो कर रहा होगा। अगर सर्किट इस तरह से फ्लो किया, करंट इस तरह से फ्लो किया, तो हमारा जो करंट है O से A की तरफ वो नेगेटिव करंट आएगा। तो हम नेगेटिव करंट को, ये जो नीचे है उसको हम नेगेटिव करंट बोलेंगे और जो ऊपर है वो पॉजिटिव करंट है।
तो अगर हम इसको समझना चाहते हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से। सपोज ये एक पॉइंट होता है यहाँ पर जहां से पॉजिटिव करंट है। पॉजिटिव करंट का मतलब है यहाँ करंट ए से ओ की तरफ जा रहा है और ए से ओ की तरफ जा रहा है और TA प्लस ऑन है, यानी हमारा सर्किट जो है वो इस तरह से काम कर रहा है। यहाँ पर जो ए का पोटेंशियल है VD/2, ये स्विच ऑन हो गया तो ए का पोटेंशियल VD/2 और हमारा जो करंट है वो इस तरह से आकर लोड में फ्लो कर रहा है, इस तरह क्लॉकवाइज। तो जैसे ही TA प्लस ऑन है तो इस तरह फ्लो किया और हमारा जो करंट है वो पॉजिटिव बढ़ के यहां तक फुल इसके पीक वैल्यू में चले गया। और जैसे ही हमारा जो T/2 जो हाफ इंटरवल है वो क्लोज बंद हो जाता है तो TA प्लस हमारा ऑफ हो जाता है और TA माइनस ऑन हो जाता है। पर जो करंट ऐसे फ्लो कर रहा था वो तो इंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रहा है और इंडक्टर में कुछ जो होता है कि इंडक्टर में वो एनर्जी स्टोर कर लेता है और जब TA प्लस ऑफ हो गया, ऊपर वाला स्विच ऑफ हो गया, तो ये करंट तो कंटिन्यू करेगा ना। तो ये करंट कैसे कंटिन्यू करेगा? तो इस करंट को कंटिन्यू करने के लिए पहले ऐसे फ्लो करा था, अभी क्या हुआ, जैसे ही TA प्लस ऑफ हो गया तो ये करंट कंटिन्यू करेगा, पर ये करंट कंटिन्यू इस तरह करेगा। मतलब ये करंट डायरेक्शन A से O की तरफ ही रहेगा, यानी इस तरह से पॉजिटिव ही रहेगा, पर ये करंट कुछ इस तरह से फ्लो करके मतलब एनर्जी ये बैटरी को दे देगा और ये जो करंट है वो इस तरह से इस डायोड के थ्रू फ्लो करेगा। डायोड मतलब D2 के थ्रू। फिर से बोलते हैं, जैसे TA प्लस है तो हमारा जो करंट है ऊपर से इस तरह आके लोड से फ्लो कर रहा था पहले इस तरह क्लॉकवाइज। अभी जैसे ही ये जो स्विच ऑफ हो गया तो जो IA का जो करंट है वो इस तरह बैटरी में जाकर स्टोर होकर और फिर हमारा D2 से फ्लो होकर इस तरह से जाएगा। तो ये हमारा जो पाथ है कुछ इस तरह से फ्लो करेगा, इसीलिए हमारा जो करंट है वो पॉजिटिव ही रहेगा। जैसे यहां देख रहे हैं पॉजिटिव ही रहेगा, पर जो स्विच हमारा है TA प्लस वो बंद होकर TA माइनस ऑन हो जाएगा। तो यहां पर जो आपका जो प्लस है ये पॉसिबल इसलिए है क्योंकि यहां पर D2 काम कर रहा है और इससे पहले तो हम उसके बाद भी हम जैसे करते हैं, जैसे करंट ये से पॉजिटिव करंट है ये धीरे धीरे कम हो जाता है और ये जीरो हो जाता है। फिर जब ये जीरो हो गया तब हमारा TA माइनस तो ऑन ही है, तो A का जो पोटेंशियल है वो भी माइनस VD/2 है क्योंकि ये नीचे से लगा हुआ है। तो ये अभी जो करंट है ये उल्टा फ्लो करेगा। उल्टा मतलब करंट नेगेटिव यहां दिखाएगा, तो IA का वैल्यू नेगेटिव हो गया और ये जो करंट है इस तरह से फ्लो करेगा क्लॉकवाइज, मतलब O से A की तरफ फ्लो किया तो इसीलिए नेगेटिव दिखाया। फुल इंटरवल मतलब यहां पर जो T की अप टू टाइम T ये पॉजिटिव इस तरह मतलब O से A की तरफ फ्लो किया और करंट नेगेटिव दिखाया। पर जैसे ही स्विच हमारा TA माइनस ऑफ हो जाता है तो ये जो करंट है जो पहले जो नीचे वाले स्विच से इस तरह से फ्लो कर रहा था, अब ये करंट तो डायरेक्शन अचानक बदल नहीं पाएगा। तो ये करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ से जाकर इस बैटरी में स्टोर होकर इस तरह से फ्लो करने लगेगा, यानी करंट का डायरेक्शन नेगेटिव ही रहेगा, पर स्विच हमारा जो TA माइनस से स्विच हो जाएगा TA प्लस। और ये जो हमारा देख रहे हैं यहाँ पर करंट नेगेटिव है, पर ये जो करंट नेगेटिव है ये करंट हमारा डायोड के थ्रू फ्री व्हील होकर इस बैटरी में एनर्जी स्टोर बैक हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो दूसरे सर्किट में यहाँ पर है, यहाँ पर D1 काम करने लगेगा। तो इसका रीजन यही है, इंडक्टिव लोड जब भी होता है तो यहाँ पर फ्री व्हीलिंग डायोड जैसे D1 और D2 ये मस्ट है, क्योंकि जैसे ही हमारा स्विच पहले वाले केस में TA प्लस बंद हो गया पर IA का डायरेक्शन अचानक बदल नहीं सकता, तो IA अपना डायरेक्शन वैसा ही रहेगा A से O की तरफ, पर वो एनर्जी स्टोर होके D2 से फ्री व्हील हो जाएगा। और उसी तरह अगर नेगेटिव करंट है तो नेगेटिव करंट इस तरफ फ्लो किया, पर जैसे ही TA माइनस ऑफ हो गया तो ये जो नेगेटिव करंट D1 से फ्री व्हील होकर एनर्जी बैटरी में दे देगा। तो इस तरह से आपका जो यहाँ रीजन है वो है कि प्लस वोल्टेज और IA प्लस है, यानी पावर एनर्जी ले रहा है, लोड एनर्जी ले रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है।
पर वहां पर दूसरा रीजन भी है जब करंट पॉजिटिव है और वोल्टेज नेगेटिव है, यानी इस टाइम पर वो लोड एनर्जी सोर्स को फिर से दे रहा है। तो जब हमारा जो करंट और वोल्टेज दोनों पॉजिटिव होता है यानी पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, दोनों नेगेटिव है तब भी एब्जॉर्ब कर रहा है, पावर इज पॉजिटिव। पर अगर उसमें से एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो ये पावर रिटर्न कर रहा है सोर्स को, यहां पर भी पावर रिटर्न कर रहा है सोर्स को। तो इस तरह से हम अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कब D1 D2 काम करते हैं तो इस तरह से हम यहाँ पर हाफ ब्रिज के लिए दिखा सकते हैं। उसी तरह अगर हम सिंगल फेज फुल ब्रिज के इन्वर्टर के बारे में बात करें तो यहाँ पर TA प्लस और TB माइनस, तो ये दोनों हाफ द टाइम ऑन रहते हैं। तो यहाँ पर भी एक रीजन आप देख रहे हैं जब नेगेटिव से स्टार्ट होता है, मतलब स्टडी स्टेट में नेगेटिव है, तो हम स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव से। तो जब हम पॉजिटिव से स्टार्ट करें, यहाँ से पॉजिटिव से 0 से पॉजिटिव करंट है, यानी करंट A से B की तरफ जा रहा है। TA प्लस TB माइनस ऑन है, A से B की तरफ जा रहा है। और फिर हमने देखा कि उसके बाद TA प्लस और TB माइनस हमारा ऑफ हो गया और अल्टरनेट स्विच TB प्लस और TA माइनस ऑन हो गया, यानी ये दोनों ऑन हो गए। पर हमारा जो करंट है वो A से B की तरफ जा रहा है, ये तो सडनली अपना डायरेक्शन बदल नहीं सकता। जो A से B की तरफ इस तरह से जा रहा था, मतलब जो हमारा करंट है वो इस तरह से फ्लो कर रहा था, तो ये अभी क्या हुआ, इसका जो डायरेक्शन है वो A से B की तरफ ही रहेगा, पर वो डायोड से फ्री विल होकर एनर्जी बैक टू द सोर्स। यानी कौन से दो डायोड यूज हो गए, D3 और फिर यहां पर D4। इस तरह D3 और D4 दोनों यूज हो गए। तो हम यहां लिख सकते हैं कि यहां पर D3 और D4 ये दोनों डायोड यूज हो रहे हैं जब हमारा करंट पॉजिटिव है पर स्विचिंग रिवर्स होने के कारण वोल्टेज नेगेटिव है। तो नेगेटिव जब आईए ऐसा फ्लो कर रहा है, फ्री विल हो रहा है, तो आईए कुछ देर के बाद 0 हो गया। 0 होने के बाद फिर नेगेटिव जो वोल्टेज हुआ था, नेगेटिव वोल्टेज मतलब TB प्लस और TA माइनस जो ऑन हुए थे, इसके कारण B का पोटेंशियल VD हो गया और A का पोटेंशियल 0 हो गया। तो हमारा नेगेटिव वोल्टेज करंट B से A की तरफ फ्लो करेगा। तो नेगेटिव पोटेंशियल के कारण B से A की तरफ फ्लो किया, इसीलिए करंट नेगेटिव दिखाया और नेगेटिव फ्लो कर रहा है। फिर जब उसका इंटरवल खत्म हुआ तो ये दोनों स्विच ऑफ हो गए, पर जो करंट है, जो नेगेटिव करंट है B से A की तरफ फ्लो कर रहा है, ये तो सडनली 0 नहीं हो सकता। तो ये करंट अब B से A की तरफ ही फ्लो करेगा, यानी इस रीजन में ये B A की तरफ ही फ्लो किया, पर ये फ्री विल होने के लिए इसको D1 का हेल्प लेना पड़ेगा। तो यानी B से A की तरफ आया और D1 का हेल्प लेकर एनर्जी बैक टू द बैटरी, और इस तरह वो D1 और D2 का हेल्प लेकर अपना जो एनर्जी जो इंडक्टर में स्टोर हुआ है वो उसको फीड बैक कर देता है सोर्स में। तो इस तरह हमारा जो डायोड यहां पर यूज हुआ वो हो जाएगा D1 और D2। तो इस तरह हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इंडक्टिव लोड में करंट, ये जो इंटरवल्स हैं इसमें कहां पर कौन से करंट यूज, मतलब कौन से डायोड यूज हो रहे हैं, ये हम आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दूसरे वाले, इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग इसके और भी एनालिसिस करेंगे, जैसे कि स्विच में करंट कैसा फ्लो होता है अगर IA का करंट ऐसा है, या फिर ID का जो करंट वेव फॉर्म है वो कैसा दिखता है, यहाँ पर जो कैपेसिटर है उसका करंट वेव फॉर्म वो कैसे दिखता है, ये हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। धन्यवाद आप सबका, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियोस में।